गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी मजेदार सी यूनिट है। डराने वाली बात यह है कि जो पीछे यूनिट्स हम लोगों ने की है, जो चैप्टर्स हम लोगों ने किए हैं, उनकी जरूरत हम लोगों की होगी एज यूजुअल, जैसा फिजिक्स में होता है। आप सब लोग जानते हैं फिजिक्स में सारा कंटेंट कंटिन्यूटी में है। और एक अच्छी बात ये बता दूं कि जितना भी कंटेंट हम लोगों का पीछे वाला जो कंटिन्यूटी का चल रहा था, वो इस यूनिट के बाद, चैप्टर के बाद नहीं, यूनिट के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। और ये यूनिट कंप्लीट होते ही अप्रोक्सीमेटली 65% कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, मार्क्स नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हमारी 12th फिजिक्स का डन हो जाएगा ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद। अब डियर स्टूडेंट्स, यूनिट की बात अगर हम लोग करें तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये यूनिट नंबर 4 है और इसमें दो चैप्टर हमारे इंक्लूड हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग ईएमआई के नाम से भी जानते हैं। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट फॉर्म है। ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है। कभी किसी कॉमर्स वाले बच्चे से कहने लगो कि भाई ईएमआई क्या होती है, तो वो ईएमआई का मतलब कुछ अलग बताएगा। दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों के घरों में जो सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, पावर हम लोग जो यूज करते हैं, वो ऑल्टरनेटिंग करंट्स ही होती हैं। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पहला पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा चैप्टर पढ़ना है ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह से वो यूज होती हैं, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स क्या हैं, ये सब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर पढ़ेंगे। इस कंप्लीट यूनिट की बात करें तो सीबीएसई 8 मार्क्स का कंटेंट इसमें से हम लोगों से डिस्कस करता है। दो चैप्टर्स हैं, तो आप ऑलमोस्ट ये मान सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, 4 मार्क्स का कंटेंट आप लोगों को यहां से मिलता है। और 4 मार्क्स का कंटेंट जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसी यूनिट का पार्ट है, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, यहां से आपको अगेन 4 मार्क्स का मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी है। अगर आपको सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है तो मैग्नेटिज्म क्लियर होगा, मैग्नेटिज्म क्लियर है तो ईएमआई क्लियर होगा, ईएमआई क्लियर है तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स क्लियर होगा। ये तो बात है फिजिक्स के पढ़ने की। अब रूट मेमोरी में डालना है तो भाई फिर तो कुछ नहीं, फिर तो जो भी है जैसे भी है, आप अल्फा को बीटा लिखो, बीटा को थीटा लिखो, थीटा को के लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट मेमोरी एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने वाकई फिजिक्स पढ़नी है तो ये सारे के सारे कंटिन्यूटी में है चैप्टर्स। तो मैं फिर एक बार ये आपको वार्निंग भी देना चाहूंगा कि किसी बच्चे का अगर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 और 5 क्लियर नहीं है तो वो इस यूनिट को शुरू ना करें। पहले जो हमारी रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, बैकअप क्लासेस हैं, थोड़ा सा टाइम डिवोट करके उन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करें, इसके बाद इसे शुरू करें, तो फिर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं, वेटेज 4 मार्क्स की है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। इसके अंदर सिलेबस हमारा क्या है सीबीएसई का, देखो हर साल कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बहुत ज्यादा चेंज की गुंजाइश नहीं है। तो इस साल का सिलेबस क्या है जो अब तक सीबीएसई ने दिया है, वो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये बात हमें पढ़नी है। इंडक्शन से क्लियर होगा कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अगर एक इफेक्ट दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, दैट इज इंडक्शन। फेराडेज लॉ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर फेराडे ने और हेनरी ने, दो लोगों ने अच्छा काम किया था, तो उसी के बेसिस पे फेराडे लॉज हम लोग यहां पढ़ते हैं। इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो हम लोगों ने सेकंड यूनिट में यानी थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वही वाला ईएमएफ है। एंड करंट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा था करंट। तो हम लोग इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे, इंड्यूस करंट की बात करेंगे, कि किस तरह से ये डेवलप होते हैं, किस तरह से फ्लो होते हैं। फिर डायरेक्शन देने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की लेंज आए, लेंज का लॉ हम लोग डायरेक्शन के लिए पढ़ेंगे। जो हमारे डिजायरेबल अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं इंड्यूस करंट्स के, उनको हम लोग एडी करंट्स के नाम से पढ़ेंगे। इसके बाद में इंडक्शन तो हो गया, ये इंडक्शन सेल्फ है या म्यूचुअल है। सेल्फ का मतलब अपने अंदर से ही किसी भावना का जागृत होना, सेल्फ, और सामने वाला
अगर कुछ कहता है या उसको देख करके हम लोग कुछ चेंजेस अपने अंदर लेके आ रहे हैं बिहेवियर में, दैट इज म्यूचुअल। तो बताएंगे सेल्फ का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, ये तो जस्ट यहाँ पर ब्रीफिंग है, तो बड़ा छोटा सा सिलेबस है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टॉपिक कम है लेकिन नो डाउट समझने के लिए, करने के लिए काफी सारा काम है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ चीजें आपको पीछे से एनालॉगस मिलेंगी, जैसे पहला टॉपिक हम लोगों को यहाँ मिल रहा है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑब्वियस है, दो चीजों से ये टॉपिक हम लोगों का बन रहा है, एक मैग्नेटिक दूसरा फ्लक्स। तो अगर किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स याद है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी समझने में उसको देर नहीं लगेगी। अब ये फ्लक्स क्या है जरा हम लोग यहां से समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, किसी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कहते हैं जो कि सरफेस के परपेंडिकुलरली या तो इमर्ज हो रही हो या तो एंटर कर रही हो। यहां मैं एक डायग्राम देता हूं। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस से निकलने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ध्यान रहे ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस बाहर निकल रही हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंट होगी, नंबर होगी, इसी नंबर को मैं क्या कहता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफाइन यहां क्लियर है, मुझे दोबारा देने की जरूरत नहीं है, बस एक्सप्लेन करने वाली जरूरत है तो वो मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है लेकिन एलजेब्रिक जरूर होगी। क्या, एलजेब्रिक, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। डायरेक्शन हम लोगों को नहीं देनी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में थोड़ी आसानी हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फाई वी से डिनोट करते हैं, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक और फाई हम लोगों ने यहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में बात करूं तो अगेन वही केस आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब यहां अगेन एक डिस्क्रिपेंसी मिलती है मुझे क्या सोचने के लिए, B इज ए मैग्नेटिक फील्ड हेंस बाय इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अब फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी तरफ स्केलर क्वांटिटी है, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरा फॉलो नहीं हो रहा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, इस एरिया को एक नया नाम देता हूं, दैट इज एरिया वेक्टर। आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर दे सकता है, जस्ट लाइक ए वर्क। जैसे हमने वर्क पढ़ा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही है डियर स्टूडेंट्स, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फ्लक्स मिलता है। अब इसको मैं डॉट प्रोडक्ट कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट। तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स phi v is equals to b a cos theta। नो डाउट, व्हाट अबाउट द थीटा, एग्जैक्टली थीटा जो है वो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, मान लीजिए ये मेरे पास एरिया है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैं इसको डायरेक्शन देता हूं और इसे कहता हूं फिर एरिया वेक्टर। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग यहाँ पे थीटा कंसीडर करेंगे। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स phi v इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा मुझे यहाँ मिल जाता है। अब मैं आगे एक डायग्राम आप लोगों को शो करूंगा जिससे मैं समझता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये डायग्राम हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं और इस डायग्राम की बेसिस पे बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्लियर होती हैं। पहले केस में जो हमारी फिगर ए है, इसमें जो हमारे पास एरिया वेक्टर है एन कैप दिखा रखा है, ये वाली डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस व्हाई थीटा इज हियर 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है तो मैं सीधे सीधे इसको ऐसे प्लेस कर सकता हूं या ऐसे कह सकता हूं phi v इक्वल्स टू बी ए cos 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अल्टीमेटली भी ये मिल गया। अब लेकिन दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में जो फिगर बी रिप्रेजेंट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इसके साथ में टिल्टेड है और एन कैप यहां पे दे रखा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब देखिए, जब डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो हम एंगल बिटवीन बी एंड ए कहें या ए एंड बी कहें, फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर क्वांटिटी के केस में निश्चित रूप से हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में
आप ये एंगल जब नाम दे रहे हैं तो दोनों तरीके से दे सकते हैं। तो बच्चों बी और जो नॉर्मल टू एरिया यानी एरिया वेक्टर है, इनके बीच में यहां पे क्या है, थीटा एंगल है। तो मैं क्या करता हूं, या तो एरिया वेक्टर का कॉस कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में लाता हूं, या तो बी का कॉस कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लेके आता हूं। तो उसे मैं या तो लिख सकता हूं बी कॉस थीटा, एग्जैक्टली दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैं लिख सकता हूं ए कॉस थीटा दैट इज अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर। अब दोनों में से किसी भी एक चीज को लेता हूं और जो दूसरी बची हुई चीज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लीजिए मैं इसको a के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो बी ए कॉस थीटा मेरे को मिल गया, या मैं इसको b के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो बी ए कॉस थीटा मिल गया। डजंट मैटर, दोनों में से उल्टा सीधा कैसा भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम लोगों को दोनों की डायरेक्शन सेम चाहिए, या तो इसको यहां लाओ या तो इसको ऊपर ले जाओ। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोगों ने यहां पे मेंशन किया है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से रिजोल्यूशन करते हैं और ए की डायरेक्शन में ले जाते हैं। बस एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। ये डॉट प्रोडक्ट का कांसेप्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स। यहीं से अगर मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करना चाहूं, बताना चाहूं, तो ये एक फिगर देख सकता हूं। इस फिगर में देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन मैं यहां पे शो कर देता हूं। ये छोटा सरफेस एरिया चूज कर रखा है। इस छोटे सरफेस एरिया को मैं गॉसियन सरफेस कह सकता हूं, जो मैंने अपने पर्पस के लिए चूज किया। इस छोटे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है एन कैप यहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहां पे, तो ऑब्वियसली मैं इस एन कैप का एक कॉस कंपोनेंट लेकर के आता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेंस भाई इसको प्लेस करता हूं। अब चूंकि एरिया यहां पे मेरे पास डीए था, तो आई विल राइट हियर डी फाई इक्वल्स टू बी परपेंडिकुलर डीए। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन ये दे दिया v परपेंडिकुलर डीए का, या मैं ऐसे कह सकता हूं v cos थीटा इनटू डीए। डियर स्टूडेंट्स, इसको अगेन मैं इन टर्म्स ऑफ क्या कैलकुलस या इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसको शो करता हूं, दैट इज b डॉट डीए। आई विल रीड इट b डॉट डीए। तो ये डॉट जो है वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। Then the flux of B through the whole area is, अब इसको मैं अगर पूरे एरिया से, देखिए छोटे एरिया के लिए मैंने निकाला था तो डीए के टर्म्स में आ गया, पूरे एरिया के थ्रू निकालता हूं तो ऑब्वियस है मेरे को क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो मैं ऐसे यहां पे इंटीग्रेशन के टर्म्स में लेकर के आता हूं। तो ये स्टूडेंट्स ये आ गया, दैट इज B डॉट DA क्लोज इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं क्लोज इंटीग्रेशन कहूं, सरफेस इंटीग्रेशन कहूं, एक ही बात है। देखें हम लोगों ने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन, या कोई बच्चा ऐसे यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन लिख सकता है, या यहाँ पे नीचे ए लिख दिया, इससे भी चलेगा। ए लिखने का भी मतलब सरफेस एरिया का क्लोज इंटीग्रेशन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को कोई यहां बीच में भी लिख सकता था, डजंट मैटर। तो ये मेरे पास इंटीग्रल मेथड हो गया, इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करना चाहेंगे कुछ और डायमेंशंस को लेकर के, यूनिट्स को लेकर के। तो यहाँ फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो b इंटू ए के बराबर है। तो a में तो कुछ सोचना नहीं है, ये तो मीटर स्क्वायर होता है, ईच एंड एवरीवन नोज। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट्स मैं ला सकता हूं। सबसे आसान तरीका होता है कि मैं इसको ब्रेकअप करता चला जाऊं फंडामेंटल्स तक, जैसा हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लिए पढ़ा था, कहां 11th में। तो जिस स्टेज पे पहुंच जाऊं, अब b की वैल्यू मेरे पास ये था f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर याद होगा तो अभी हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि थर्ड यूनिट हमारी क्लियर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड या जो कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिज्म एंड मैटर का वो क्लियर होना चाहिए। इसीलिए कह रहे थे कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पढ़ा था, F इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा। वहां से हमने B को सेपरेट किया, दैट इज फोर्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब आप डाल सकते हैं इस B की वैल्यू को ऊपर उठा के डाल दो, तो आप लोगों को निश्चित रूप से डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसमें भी ज्यादातर बच्चे एक गलती करते हैं कि देखिए यहां क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। तो चार्ज इज नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है, करंट है I।
तो इसको Q बाई टी के टर्म्स में आप लोगों को लिखना होगा, जिसे यहां ब्रैकेट में डाल करके हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि CT इनवर्स इक्वल्स टू 1 एम्पियर यानी कूलम पर सेकंड। ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या बच्चों, कूलम पर सेकंड, ये वाला। तो हमारी जो डायमेंशंस आएंगी फ्लक्स की वो mL2T-2 ओवर एरिया आएंगी। आप इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। एसआई यूनिट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अब यहाँ कई सारे साइंटिस्ट आए और बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि दिल्ली में रोड कम पड़ गई, राजीव गांधी रोड, इंदिरा गांधी रोड, महात्मा गांधी रोड, मदर टेरेसा रोड, जहांगीर रोड, औरंगजेब रोड और क्या पता नहीं कौन कौन से रोड्स। अब रोड कम पड़ गई, नाम बहुत सारे हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक दौर चला फिजिक्स में भी कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है उसको ट्रिब्यूट किया जाए, तो हमने एक एक यूनिट को भी कई सारे नाम दे दिए, कई सारी चीजें हम लोगों ने दे दी। तो वहीं से हम जरा देखते हैं, जब एसआई यूनिट की बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर, WEBER, और WV से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली वेबर क्या है, फ्लक्स के लिए है, तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला और एरिया है मीटर स्क्वायर, तो मैं यहां से 1 वेबर इक्वल्स टू टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, और रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में 1 वेबर इक्वल्स टू 1 TM स्क्वायर लिख सकता हूं। सीजीएस यूनिट सिस्टम की बात करें तो देखिए सीजीएस यूनिट सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है मैक्सवेल। मैक्सवेल भी साइंटिस्ट हैं, तो जिनके नाम पर ये मैक्सवेल है। अब मैक्सवेल को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, फ्लक्स इक्वल्स टू वही मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो देखिए जब मैंने फ्लक्स के लिए सीजीएस यूनिट ली तो दैट इज मैक्सवेल, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब सीजीएस लेता हूं दैट इज गॉस, और एरिया के लिए सीजीएस यूनिट लेता हूं दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence why I may write 1 Maxwell equals to 1 Gauss into centimeter square। तो बच्चों ये ध्यान रखना है। अब होता क्या है, सीबीएसई में तो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एसआई का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं देखिए एक बच्चे की क्वेरी आई और बड़ा अच्छा सा इसने क्वेश्चन रेज किया। वो कहता है कि अगर ये मैक्सवेल है, साइंटिस्ट का नाम है, तो कैप्स में आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं मैक्सवेल को एज यूनिट लिखूंगा तो स्मॉल m से ही शुरू करूंगा, और जब मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम लिखूंगा तो कैपिटल M से शुरू करूंगा। तो ये यहां मुझे समझना है। जहां तक मैक्सवेल जो यूनिट है उसको अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूं दैट इज कैपिटल MX। तो डियर स्टूडेंट्स 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 1 गॉस इनटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैंने यहां प्रिंट कर दिया। अब सीजीएस और एसआई यूनिट सिस्टम की जो यूनिट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप की बात हम लोग करें तो दैट इज रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर, या 1 टेस्ला को मैंने रिप्रेजेंट किया 10 पावर 4 गॉस, और 1 मीटर स्क्वायर को मैंने रिप्रेजेंट किया 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence why I may write 1 Weber equals to 10 to power 8 Maxwell। अब देखो बच्चों जो रूट मेमोरी में डालते हैं उनका काम तो यहां से भी चल जाता है कि भैया 1 वेबर इक्वल्स टू 10 टू पावर 8 मैक्सवेल होता है। मतलब ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसकी तो जरूरत आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स में पड़ ही सकती है। लेकिन अगर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट भी अगर आपको क्लियर है तो कभी गलती नहीं हो सकती, इट्स फैक्ट। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट करना है तो ऊपर वाली चीजें जो हमने यहाँ रिलेशंस निकाल के दिखाए हैं वो जरूर क्लियर होनी चाहिए। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। अब अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले कहा था कि फ्लक्स जो है वो अलजेब्रिक क्वांटिटी है, इट में भी प्लस, इट में भी जीरो और इट में भी माइनस। बात समझ में आई गई होगी, वर्क डन से बिल्कुल एनालॉगस है। आपको अगर याद हो तो आपने 11th में पढ़ा था dw इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, कोई बताएगा, जल्दी बोलो, FDS cos थीटा। इसी तरह से यहां पे आप किसकी बात करते हैं, फ्लक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो d5v की बात करते हैं, तो दैट इज b इंटू DA cos ऑफ थीटा। अब ये जो cos थीटा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा फ्लक्स या वर्क डन जो है कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब जीरो है। डियर स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, अगर ये थीटा मेरा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा इज व्हाट, लेस देन 90 डिग्री, हेंस वाई वर्क डन भी मेरा पॉजिटिव। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी मेरा पॉजिटिव है। अब एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों ने 11th में फिजिक्स को
सही से नहीं पढ़ा है, वो यहाँ से कंपेयर करके चीजों को दोबारा से कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है कि साहब हमने 11th में 2 महीने कहीं पढ़ लिया, 2 महीने कहीं पढ़ लिया, 2 महीने एक बुक पकड़ ली, 2 महीने दूसरी बुक पकड़ ली। ऐसा कभी भी नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। 11th और 12th जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स है। जो भी आप नोट्स प्रीफर कर रहे हैं, जो बुक प्रीफर कर रहे हैं, जिस ऑथर को पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, वो आपको पूरे 2 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है, वरना तो दिक्कत आती है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको 11th में एम्फेसाइज कर दिया जाता है, जिनकी जरूरत होती है 12th में, कुछ ऐसी हैं जिनको हम लोग जो है 12th में आके एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड है, एक टीचर के ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से 11th और 12th को क्लब करके आगे बढ़ता है। तो जहां तक बात थी पॉजिटिव का, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मेरा थीटा बराबर है 90 डिग्री के, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियस है वर्क डन एज वेल एज फ्लक्स जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब जीरो फ्लक्स के लिए एक डायग्राम भी बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका एरिया है, तो एरिया वेक्टर तो आपका हो गया एन कैप, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल हमें दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो फ्लक्स है वो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 होगा। अब तीसरा केस मेरा क्या होता है कि अगर मेरा ये एंगल किस किस के बीच का, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, जैसे यहां पे दिखा रखा है एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का यहां एंगल दिखा रखा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो फ्लक्स मेरा नेगेटिव हो गया। एग्जैक्टली जैसे ही मेरा एंगल 90 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा, चाहे वो 91 डिग्री हो, 92 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, तो मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं नॉर्मल कंसीडरेशन में लूं, तो नॉर्मल कंसीडरेशन में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि अगर किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली इमर्जिंग आउट है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं उसे पॉजिटिव फ्लक्स कहता हूं। और अगर किसी एरिया के परपेंडिकुलरली क्या हो रहा है, इनवर्ड है, जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो उसे मैं नेगेटिव फ्लक्स कहता हूं। तो ये मेरा जनरल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टू पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स। देन आफ्टर आई एम गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों, संधि विच्छेद आप लोगों ने पढ़ा हिंदी में, इंग्लिश में भी काम करता है। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसको जरा धीमे धीमे पढ़ लो। क्या कहता है, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिज्म, इंडक्शन यानी चार्ज की वजह से मैग्नेट और मैग्नेट की वजह से चार्ज अगर इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस होने का मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाना शुरू कर देता है, प्रॉपर्टीज मिलना शुरू हो जाती है, तो दैट इज इंडक्शन। ये सिर्फ समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। अब जब लिखने की बात होगी तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटीमेटली कनेक्टेड। इसका मतलब जो मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों आपस में इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है, मूविंग चार्ज जिनको हम करेंट्स कहते हैं प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। दूसरी तरफ मूविंग मैग्नेट्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट्स। जो मूविंग मैग्नेट्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे फिनोमेना पॉसिबल है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई कोई मूविंग चार्ज है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। ये ऑरिस्टिड ने और कई सारे जैसे बायोसेवर्ट्स ने, इन सब लोगों ने क्लब करके बहुत सारी चीजों को दिया था। डायरेक्शन भी हम लोग सीख चुके हैं राइट एंड थंब रूल से, पाम रूल से। अब इसका कन्वर्स जो है वो हमें यहां पे पढ़ना है। भैया यहां तो हमारा मूविंग चार्ज था यानी इलेक्ट्रिक करंट थी, और इलेक्ट्रिक करंट कौन सी थी, डीसी थी, डायरेक्शनल थी, एक ही डायरेक्शन में चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा था। अब इसका उल्टा क्या होगा जी, मूविंग मैग्नेट्स होंगे। जो हमारे पास मैग्नेट है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, मैं इसको मूव करा रहा हूं या मैं इसको अपनी जगह पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, कहने का मतलब इसमें मूवमेंट दे रहा हूं। तो जब इसमें मूवमेंट दूंगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। कैसे प्रोड्यूस होंगी ये बात मुझे अभी समझनी है। तो मैं समझता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे। दो साइंटिस्टों का नाम आता है, एक है माइकल फेराडे और दूसरे हैं जोसेफ हेनरी। ऑलमोस्ट एक ही समय पर माइकल फेराडे ने इंग्लैंड में और हेनरी ने यूएसए में काम करना शुरू किया।
और रिजल्ट्स उनके काफी हद तक मिल गए। क्या मिल गए? देखिए जरा उनको हम देखते हैं। अब दोनों के अलग अलग वाक्य हैं, तो दो अलग अलग लैंग्वेज हो सकती हैं, लेकिन डोंट वरी, आप कोई भी एक लैंग्वेज याद रखेंगे तो उससे काम हो जाएगा। ये क्या कहते हैं? इन्होंने ये कहा, currents are produced in a loop of wire if magnet is suddenly moved towards the loop or away from the loop। तो इन्होंने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया। क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर का लूप है और ये यहां पे मैग्नेट है। अगर मैं मैग्नेट को इसके पास ले जाता हूं या इस लूप को मैग्नेट के पास लेता हूं, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन कराता हूं, तो इस लूप के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। अगर ये कंप्लीट हो तो कंप्लीट गैल्वेनोमीटर से हो सकता है, रेजिस्टेंस वायर से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन बेसिकली इन दोनों साइंटिस्टों ने लिया और हुआ यह था कि फैराडे जो है इन दोनों को फिनोमिनास को लेकर के उन्होंने सोचा भैया नेचर है जो सिमेट्री होती है, कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मरेगा भी जरूर, मरता है तो जिंदा भी जरूर, कोई ना कोई बच्चा तो जन्म लेता है। तो नेचर है वे सिमेट्री, तो उन्होंने इस चीज को देखा कि अगर मेरा मूविंग चार्ज है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है तो निश्चित रूप से इसका कन्वर्स भी होना चाहिए। कन्वर्स क्या होना चाहिए कि अगर कहीं वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो काफी दिन तक वो लगे रहे, जब उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो एक दिन उन्होंने झुंझलाहट में मैग्नेट को खिड़की से बाहर फेंका। अब खिड़की बनी थी लोहे की, तो ऑब्वियसली जब मैग्नेट को खिड़की से बाहर फेंका तो पास में रखा हुआ जो गैल्वेनोमीटर था, किसी सर्किट में लगा था, उसके अंदर हल्का सा डिफ्लेक्शन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, उस डिफ्लेक्शन को उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। साइंस के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उनके सराउंडिंग में अगर कोई हल्का सा भी कोई चेंज हो रहा है और वो चेंज ऑब्जर्व हो जाता है, यानी बंदा अगर उसको ऑब्जर्व कर ले और उसके ऊपर सोचना शुरू कर दे और कुछ उसमें नया कर दे, तो दैट इज साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट एप्टीट्यूड जो है वो किसी के अंदर भी हो सकता है, कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके अंदर भी हो सकता है। जैसे हम घर में रोजाना देख रहे हैं साहब, क्या देख रहे हैं कि पानी की टंकी में अलार्म नहीं लगा हुआ है तो पानी रोज फैलता है, 2-4 बाल्टी रोज फैल जाता है। अब एक बिना बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी ने, जिसको बिल्कुल साइंस नहीं आती थी, उसने इस चीज को देखा कि भाई ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है। उसने सोचा कि यार इस पानी को अगर मैं किसी पाइप से नाली लगा करके, जो बाजू में कोई पेड़ है या कोई प्लांटर है या व्हाटएवर सो कोई छोटी मोटी क्यारी है, उसमें अगर डाल दूं तो निश्चित से वो पानी का यूटिलाइज हो जाएगा। फैक्ट है, एग्जैक्टली यही है। सबसे पहले तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये गलत हो रहा है, फिर उसने ऑब्जर्व करने के बाद में उस चीज के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू किया। वर्कआउट किया, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, यानी जो नॉन प्रोडक्टिव थिंग थी उसको प्रोडक्टिव बना दिया। साइंटिस्ट है भैया, कोई जरूरी थोड़ी है उसका नाम जो है वो ग्रंथों में लिखा जाए तभी वो साइंटिस्ट कहलाएगा। एग्जैक्टली इज ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के लिए ये नहीं कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन करना है तभी साइंटिस्ट है। अरे भैया किसी भी अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, लेस प्रोडक्टिव थिंग को आप प्रोडक्टिव थिंग में कन्वर्ट कर दो, जिसका मिसयूज हो रहा है उसका यूज करना शुरू कर दो, यू आर साइंटिस्ट। तो भैया कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो या व्हाटएवर सो हिस्ट्री पढ़ते हो, अगर आपके अंदर ये एप्टीट्यूड है तो एग्जैक्टली यू आर ए साइंटिस्ट। तो ऑब्जर्व किया इन्होंने कि भैया मैग्नेट थ्रो की, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। पहले ये ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन को बार बार किया उन्होंने, इसके ऊपर एक लॉ बना दिया। लॉ बनाने के बाद एक डिवाइस बन गए साहब बड़े साइंटिस्ट। और इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए कि जो माइकल फैराडे और हेनरी हैं, इन्हीं की इन्वेंशन की वजह से आज हम लोग प्रोजेक्टर चला पा रहे हैं, कैमरा चला पा रहे हैं, फैन चला पा रहे हैं, एसी चला पा रहे हैं, एलईडी लाइट जला पा रहे हैं, ट्रेन में दौड़ रहे हैं, हवाई जहाज में दौड़ रहे हैं। अगर ये इन्वेंशन एक छोटा सा ना हुआ होता तो निश्चित सी बात है कि बच्चों ये सब पॉसिबल नहीं था। तो ये एक छोटी सी इवेंट थी इनके किससे, जीवन से जुड़ी हुई, जिसके बेसिस पे ये इन्वेंशन हो गया, नो डाउट। अच्छा, एक और मजेदार सी बात मैं बताना चाहूंगा। आपने अभी पीछे लॉकडाउन की ड्यूरेशन में महाभारत और रामायण शायद अगर देखा हो तो उन दोनों में एक खास बात सीरियल में हम लोगों ने देखी। अब डायरेक्टर की कमी है या वाकई उस समय था नहीं, वी डोंट नो। पुष्पक विमान दिखा दिया, दूरदर्शन यानी टेलीविजन का कॉन्सेप्ट संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को सारी की सारी चीजें बिना किसी तार के वायरलेस टेक्नोलॉजी से बता दी गई। सब कुछ हो गया, उसे दिव्य दृष्टि, तो नाम कुछ भी कह सकते हो।
लेकिन दोनों में एक सबसे बड़ी चीज आपने अगर ऑब्जर्व की हो तो वो ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी का कहीं भी यूज नहीं दिखाया था। महाभारत के समय में भी और रामायण के समय में भी हर जगह मशाल जलती थी, कहीं भी बल्ब या कोई भी रोशनी वाली चीज जो है वो हमने नहीं देखी। तो इट मे बी उस समय इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन ना हुआ हो, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मेरा भी ज्ञान उतना ज्यादा तो है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मौका मिलता है तो जरा गूगल करके देखिएगा, जरा देखिए एंशिएंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल था। बाकी तो सारे इन्वेंशंस थे, ये राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज और ये सब तो बहुत बाद में बनाया। उससे पहले तो भगवान राम जो है वो पुष्पक विमान से आए थे, और भगवान राम से पहले भी रावण के पास में पुष्पक विमान था, तो वो जिसमें वो सीता जी को बिठा के ले गए थे। तो ये एरोप्लेन और ये सब थे, लेकिन ये बिना इलेक्ट्रिसिटी चल रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी का इनमें क्या यूज था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ था नहीं हुआ था, नोबडी नोज, मतलब मैं नहीं जानता, दूसरे लोग हो सकते हैं जानते होंगे। तो यू हैव टू गूगल इट। अब गूगल पे भी कोई ऑथेंटिक चीज उठा के देखना जरा। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका कंक्लूड क्या है? कंक्लूड ये है कि जब मैं मैग्नेट को इस लूप के पास ले जा रहा हूं तब भी यहां से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी नंबर चेंज हो रही है, या जब मैं इस लूप को नजदीक ले रहा हूं तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस चीज को यहां पे कंक्लूड किया गया कि whenever magnetic flux across the loop changes, the current in the loop lasts so long as the flux changes. जब तक आप फ्लक्स को चेंज करते हो तब तक इस लूप के अंदर से करंट जो है वो फ्लो होती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, ये चीज जो है वो निकाल के दी एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, अभी तक कोई लॉ नहीं है, अभी तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन को लिस्ट किया हुआ है कि अगर किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, और वो करंट तब तक फ्लो होती है जब तक कि उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। अब इस चीज को मैं ऐसे समझ सकता हूं, मानिए ये मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो नहीं हो रही इसमें से, सिर्फ कंडक्टर का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का बना हुआ कोई रिंग है, लोहे का बना हुआ कोई रिंग है। अब ये मेरे पास मैग्नेट है, अगर मैं मैग्नेट को इसके नजदीक ले जाता हूं तो ऑब्वियस है इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। जैसे जैसे मैं नजदीक ले जाऊंगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, दूर ले जाऊंगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी। तो फ्लक्स इससे चेंज हो रहा है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो नो डाउट इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है। ऐसा ऑब्जर्वेशन है, और इसी चीज को, इस फिनोमिना को क्या कह दिया? इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय द मैग्नेटिज्म इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कह दिया गया साहब। तो अब डिफाइन आपने एग्जाम में लिखनी है तो सामने लिखी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी समझने के लिए ये सारी चीजें थी। अब इस चीज को रिफाइन करते हैं, दो साइंटिस्ट हैं, दोनों के अलग अलग तरीके से। दूसरा क्या कहता है? द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। यहां भी समझ लीजिए, देखो बच्चों, अगर ये वाली जो कॉइल है ये क्लोज कंटीन्यूअस कर्व नहीं है, मान लीजिए यहां से बीच में से कहीं से कटी हुई है, तो इसमें करंट तो फ्लो होगी नहीं। करंट फ्लो होने के लिए तो कंडीशन होती है कि मेरा लूप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब माने ये कटा हुआ है बीच में से, कंटीन्यूअस सर्किट नहीं है, तो क्या होगा? इसके दोनों एंड्स पे ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो कराने के लिए। अगर ये कंप्लीट है, जैसे ये आपको दिख रही है, तो ये कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग है तो सर्किट इसमें कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा फ्लक्स चेंज होने की वजह से, वो इसमें करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, करंट कब फ्लो करेगी, ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, दोनों बातें आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। इसको हमने डिफाइन किया है ऑब्जर्वेशन को, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। छोटा करेंगे तो एंड हेंस इंड्यूस्ड को, करंट को हटा सकते हैं। Due to a change of magnetic flux linked with the closed circuit is called electromagnetic induction। अब देखिए, ये तो ऑब्जर्वेशंस थे जो आ गए। इसके बाद फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए, अब फेराडे को जब एक ऑब्जर्वेशन मिल गया तो नो डाउट है फेराडे ने कुछ
और क्या किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए एक ही चीज को पढ़ने के लिए। अब 3 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए अलग अलग तरीके से और तीनों से कंक्लूजन निकाले और तीनों कंक्लूजन को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो। पहले एक्सपेरिमेंट में मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं जिसमें इंड्यूस ईएमएफ यहां हमने हेडिंग दिया हुआ है। क्या है, पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कोई करंट कैरिंग लूप ले लिया और ये लूप कैसा था, क्लोज कंटीन्यूअस कर्व था जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था। तो मान लीजिए यहां से आपका ये लूप शुरू हुआ और ये लूप जो है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ये आकर के यहीं पे खत्म हो गया। ये आपके पास कोई बार मैग्नेट है, तो जब ये बार मैग्नेट को नजदीक लेके आए तो देखिए यहां सिंबॉलिक दिखा भी रखा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। जैसे जैसे आप इसके नजदीक लाओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, दूर ले जाओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। यानी इससे निकलने वाला फ्लक्स मेरा वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। जब वेरी मैग्नेटिक फ्लक्स है इस लूप के थ्रू तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। नो डाउट अब इस चीज को भी उसने अलग अलग तरीके से कहा। एक बार कहा कि नॉर्थ को नजदीक लाओ, दोबारा कहा कि नॉर्थ को दूर ले जाओ, तीसरी बार में कहा कि साउथ को नजदीक लाओ, चौथी बार में कहा कि साउथ को दूर ले जाओ। इन चारों ही केसेस में एक सिमेट्री है और सिमेट्री क्या है कि इस लूप से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। चारों ही केसेस में यहां पे इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो होने लगी। अल्टीमेटली पहला एक्सपेरिमेंट उन लोगों का क्या हो गया, डन हो गया। यानी 4 अलग अलग ओरिएंटेशन में उन्होंने काम किया और खत्म हो गया। एन पोल मूव टुवर्ड्स कॉइल, एन पोल मूव्स अवे फ्रॉम, ऐसे ही साउथ पोल की बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया कि मैग्नेट इज एट रेस्ट। अब देखो इसमें क्या है, डायग्राम हमने दिया नहीं, जरा आप अपनी समझ से बना सकते हैं कि भाई सपोज ये आपके पास मैग्नेट है एज इट इज नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये आपका क्या है, लूप है, वही गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसके अंदर। आप अब इस लूप को ले जा रहे हो, भैया किसने मना किया, लूप को ले जाओगे तब भी वही बात है कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो जो है बढ़ जाएगा या चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो फिर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उसने इसी चीज को एक तरीके से रिपीट किया, लेकिन इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन था उसे फास्ट या स्लो किया। कभी वो तेजी से दोनों को दूर ले गया, कभी बिल्कुल तेजी से नजदीक लेके गया, कभी आराम आराम से लेके गया। तो स्पीड का क्या इफेक्ट हुआ ये जरा ऑब्जर्व इन्होंने किया, तो उसे देखते हैं भैया क्या ऑब्जर्व किया। स्पीड के केस में उन्होंने ये कहा कि जितना फास्ट करोगे उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यानी कि उतना ही इंड्यूस करंट इससे ज्यादा फ्लो करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स पहला केस जो था वो था क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताना था कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन coil and magnet, hence why an EMF is induced or EMF induced until there is a relative motion। अब दूसरे केस में वो कहता है कि जितना तेजी से इन दोनों के बीच का मोशन होगा या जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा मैथमेटिकली लिख सकता हूं d∅/dt, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होगा। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव है, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या कम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये बात बताता है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले दोनों एक्सपेरिमेंट्स में एक सिमिट्री है कि भैया दोनों में उसने मैग्नेट ले रखी है, एक मैग्नेट ले रखी है और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर का लूप ले रखा है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उसने मैग्नेट नहीं ली, मैग्नेट भी उसने प्रोड्यूस की और ईएमएफ भी उसने देखा। इसमें क्या किया जी, उसने यहां पे सिंपल सा एक सॉफ्ट आयरन कोर ले ली। अब बताएंगे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये कोई एक कॉन्सेप्ट बना दिया, किसका, सोलेनॉइड का। इसमें यहां पर एक बैटरी के थ्रू रियोस्टेट लगा करके करंट फ्लो कराई। रियोस्टेट क्या कर रहा है, इसमें से इसमें से फ्लो होने वाली करंट को कम या ज्यादा कर सकता है। तो देखिए ऑब्वियस है, जो हम पीछे पढ़ के आए थे पिछली क्लासेस में, कि अगर यहां पे वेरिंग करंट है तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा।
सॉफ्ट आयरन कोर ले रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू, ये दूसरी कॉइल है, इस कॉइल के अंदर कोई भी बैटरी नहीं लगा रखी, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर जाएगा, आप करंट को यहां पे चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो यहां मैग्नेट भी हम लोगों ने नहीं ली, सिर्फ एक सॉफ्ट आयरन लिया और क्या किया, पहले मैग्नेट प्रोड्यूस किया इससे, और प्रोड्यूस भी किया कैसा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो आई होप सो तीनों एक्सपेरिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में एज सच एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली कभी डिस्कस नहीं होते, लेकिन हाँ वाइवा के क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से बहुत सारे बन जाते हैं। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो नॉर्मली इनका कंक्लूजन या इनके बेसिस पे जो बनने वाले लॉ हैं, जिनको अभी मैंने ब्रीफ किया था, फिर दोबारा से ब्रीफ कर रहा हूं, वो आप लोगों से डिस्कस होते हैं। देखिए क्या है वो लॉस, यहां नीचे कंक्लूजन दे रखा है, वी मे कंक्लूड दैट, अभी मैंने कंक्लूड किया था, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes and induced EMF and hence induced current is set up। ये करंट कब सेटअप होगी, ईएमएफ कब सेटअप होगा, मैंने बता दिया, ओपन सर्किट है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर क्लोज सर्किट है तो इंड्यूस करंट होगी। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है, द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वही d∅/dt लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट द ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जितना ज्यादा यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा या उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी। तो ये जो ऊपर वाले तीन एक्सपेरिमेंट्स थे, इन तीन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूजन है। अब देखिए इनको लॉ की फॉर्म देंगे, लॉ की फॉर्म दे देंगे तो भैया नेम आएगी क्या, फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, जो भी ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पढ़ा था उसके बेसिस पे है। देखिए क्या कहता है, इट इज ए क्वालिटेटिव लॉ, यहां लिखा नहीं है लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, इट्स ए क्वालिटेटिव लॉ, सिर्फ क्वालिटी बताता है। whenever magnetic flux linked with a closed circuit changes an EMF, hence by current is induced in it which lasts only so long as the change in flux is taking place। यानी जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होगा या तब तक ही करंट फ्लो करेगी। करंट कब फ्लो करेगी, जब हमारी ये सर्किट या जो कॉइल है वो कंटिन्यूअस होगी, कहीं से बीच में कटी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, दैट इज द कॉन्सेप्ट। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डियर फर्स्ट लॉ अगर आपको आता है तो ऊपर वाली कहानी आपको लिखनी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ वो दिमाग में रखनी है, समझनी है, लेकिन लॉ के नाम पे आपको ये लिखना है जो यहां पे हमने प्लेस कर रखा है। देन हम लोग बात करना चाहेंगे सेकंड लॉ की। अब देखिए सेकंड लॉ ये दे रखा है, सेकंड लॉ है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब ये क्वांटिटी बताता है कि भैया ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, हाउ मच। जब हाउ मच की बात होगी तो हम लोगों को यहां से पता लगेगा क्या, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन नहीं दिया उसने, E equals to d∅/dt। यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का। अगर सेकंड लॉ या क्वांटिटेटिव लॉ पूछा जाता है तो आप ये वाला लिखेंगे, सेकंड वाला लॉ ये वाला लिखेंगे, और अगर क्वालिटेटिव यानी फर्स्ट लॉ पूछा जाता है तो फर्स्ट लॉ आप जो है ऊपर वाला देंगे। अब देखिए यहां एक छोटी सी कमी रह गई, क्या कमी रह गई डियर स्टूडेंट्स, कि इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, जो ईएमएफ की डायरेक्शन इंड्यूस होगी उसके बारे में कहीं भी नहीं बताया। डायरेक्शन बताने के लिए कौन आए, डायरेक्शन बताने के लिए आए लेंज। और लेंज क्या कहते हैं जी, लेंज कहते हैं बड़ा सिंपल सा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बी सच लाइक दैट
it oppose the cause by which it is induced. मैंने आपको बताया क्या लेंज कहते हैं the direction of induced EMF be such like that the direction of induced EMF be such like that it opposes the cause by which it is induced. अब बड़ा मजेदार सा केस है, रटने के लिए तो 2 मिनट में हमने कॉन्सेप्ट दिया, 3-4 बार पढ़ा तो रट के लिख दिया, लेकिन बच्चों जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अब इसको मैं एलोबरेट करता हूं, आपको समझाता हूं तो समझिए, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये आपके पास में लूप है और ये आपके पास में क्या है, नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, साउथ इधर है, आप इसको नजदीक ला रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें डिसाइड करता हूं। मैग्नेट को मैं लेके आ रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए नॉर्थ पोल को जब मैं लेके आऊंगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से इंड्यूस होगी या करंट की डायरेक्शन इस तरह से इंड्यूस होगी कि इसके नजदीक आने को ये रोकेगा, नॉर्थ पोल के नजदीक आने को रोकेगा। नॉर्थ पोल का नजदीक आना तब रुक सकता है जब इसमें से फ्लो होने वाली करंट यहां पे कहीं नॉर्थ पोल बनाए, और ये नॉर्थ पोल इसकी वजह से यहां तब बनेगा जब मेरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से करंट मेरे को एंटी क्लॉकवाइज मिले। देखिए 3 लॉ एट ए टाइम इसमें इंक्लूड हो गए, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, फिर समझ लीजिए। The direction of induced EMF या induced current be such like that it opposes the cause by which is induced। अब देखिए ये नॉर्थ पोल को आप नजदीक ले गए, इसमें करंट हमारी इंड्यूस होगी, करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इस कॉज को, कॉज क्या था, नॉर्थ का नजदीक जाना, ये कॉज था, इस कॉज को अपोज करें। अब ये कॉज अपोज कैसे हो सकता है, जब यहां कहीं नॉर्थ हो, तब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तभी तो अपोज होगा। यहां पे नॉर्थ तब बनेगा जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो, एंड रूल अगर आपको याद हो तो, वरना तो रिवाइज कर लो। मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा है कि जो हमारी यूनिट 3 है यानी चैप्टर नंबर 4 और 5 है, वो बिल्कुल आपकी क्लियर होने चाहिए, तो इसको पढ़ने में मजा आएगा। ऊपर तक तो एक्सपेरिमेंट थे, ऑब्जर्वेशन थे, तो आसान लग रहा था, लेकिन अब यहां से वो चीजें शुरू हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को हो गया होगा। यहां तक तो बात थी सिर्फ क्वांटिटी की, अब आगे हम बात करते हैं क्वालिटी की यानी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को लेकर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, और ये जो मैंने दिया है ये सबसे आसान वाला कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। टेकिंग इनटू अकाउंट लेंज rule for the direction of induced EMF, Faraday law takes the form E equals to minus d phi over dt। देखिए लेंज जो है उन्होंने कहा, एक नेगेटिव वर्ड यूज किया कि इट अपोजेस द कॉज बाय विच इज इंड्यूस्ड। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस डायरेक्शन, इंड्यूस में अगर मेरा अपोज कांसेप्ट मैं लेता हूं तो यहां पे एक माइनस का साइन मेरे को इंडिकेट करना होता है। तो जब भी मैं लिखूंगा E equals to, तो विद नेगेटिव साइन d phi over dt लिखूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हमने मेंशन भी कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है। The negative sign indicates that the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। डियर स्टूडेंट्स, वही फिगर्स हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से बना रखी हैं। अब इन फिगर्स को मैं आपको फिर एलोबरेट करता हूँ, तो जो चीज ऊपर समझाई थी एक फिगर की हेल्प से, उसको दोबारा समझते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे यहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करना है, डिसाइड करना है। मेरी आई जो है वो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे मैं ऐसे खड़ा होऊंगा। अब नॉर्थ पोल को मैं नजदीक ले जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली इसमें नॉर्थ बनना चाहिए। नॉर्थ तब बनेगा जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो, ठीक है। 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर 3 डायमेंशनल फिगर है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉइल है, जस्ट लाइक ये कॉइल है, और ये मेरे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है। देखिए जब नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है तो इस तरह से करंट फ्लो करे कि इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से यहाँ पे नॉर्थ बने एंड रूल के अकॉर्डिंग। तो वो तभी बन सकता है जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो। तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे यहां खड़े होने पर ऐसे दिखती है। अब जो मेरे खड़े होने पर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, वो हो सकता है आपको क्लॉकवाइज दिखे। अब जब आपको क्लॉकवाइज दिखेगी तो ये रूल थोड़ी ना गलत हो गया, अरे आप थोड़ी ना ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं मैं। जब ऑब्जर्वेशन मैं ले रहा हूं तो मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। डन, दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग। जस्ट लाइक इसका अपोजिट देखो,
भैया ये नॉर्थ दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो इसको तब रोका जा सकता है, तब अपोज किया जा सकता है जब यहाँ पे साउथ डेवलप हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। साउथ डेवलप हो इसका मतलब इसमें करंट मेरी कैसी हो, क्लॉकवाइज हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू लेंज रूल, जो कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। इसके बाद में है एनर्जी कंजर्वेशन एंड लेंज लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन की बात बड़ी मजेदार सी है डियर स्टूडेंट। क्या है, देखो भैया, जो आप बर्डन कर रहे हो इस मैग्नेट को दूर ले जाने में, आप बर्डन कर रहे हो ना, वो कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें फ्लो होने वाली करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल वैलिड है। आप इसको दूर ले जाने में मैकेनिकल एनर्जी खर्च करते हो या लगाते हो, तो इस लूप के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह से लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इज वैलिड। तो ये बात यहां पे रखी है। अब एज यूजुअल आज हम लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बस फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा है, d∅/dt वाला, तो उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल हमसे हो जाता है इसका मतलब हमारी समझ में कॉन्सेप्ट आ गया, और अगर न्यूमेरिकल हमसे नहीं हुआ इसका मतलब हमें अभी इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ के पक्का करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्या है न्यूमेरिकल। वही है, न्यूमेरिकल में चीजों को आप लोग पढ़िए और SI सिस्टम में सारे कॉन्सेप्ट्स लिख दीजिए, फिर उसके बाद जो भी रिलेटिंग फॉर्मूला है उसे लिख लिए, वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या होगी और किस लॉ से होगी। चलिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है, ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर dragged across gap between the pole pieces of a magnet in 0.5। यानी ये मेरे पास पोल पीस है मैग्नेट के, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सिंपल सा यू टाइप की मैग्नेट होगी, पीछे से कंप्लीट होगी। अब इसमें से वो क्या करता है, मेटल वायर का, ये सपोज मेटल का वायर है, इसको ड्रैग करता है। ड्रैग करता है कितने टाइम में, dt इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड में। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल एंड पीस नोन टू बी, इन दोनों के बीच में जो फ्लक्स है वो फाई कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻4 है। वेबर दे रखा है SI सिस्टम में तो चलेगा। एस्टिमेट द EMF इंड्यूस इन द वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा तो फॉर्मूला ही पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, EMF इंड्यूस इक्वल्स टू -d∅/dt। डियर स्टूडेंट्स, माइनस का साइन तो लेंज ने बताया था, ये तो डायरेक्शन बताता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। d∅ की बात करें, अब एक बच्चा कहेगा सर फाई दे रखा है, d∅ कहां से आया, क्या डिफरेंशिएट करें ऐसे? अरे नहीं भैया, डिफरेंशिएट नहीं करना है। जब आप इस वायर को इसके अंदर से बाहर करोगे या बाहर से अंदर करोगे तो भैया एक वैल्यू 0 होगी। मान लीजिए पहले इतना था तो फाइनली 0 हो जाएगा, या पहले 0 था, आप बाहर से अंदर ले जा रहे हो तो 0 से मैक्सिमम हो रहा है, और अंदर से बाहर ला रहे हो तो मैक्सिमम से 0 हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है। ड्रैग का मतलब क्या होता है, आप बाहर निकाल रहे हो, तो एग्जैक्टली इट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस का साइन, और यहां पे आप लिखोगे 8 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई dt कितना है, 0.5। अब ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपने करनी है, और EMF किस में आता है, वोल्ट में आता है। EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब असाइनमेंट की फॉर्म में एक दो क्वेश्चन आप लोग और करेंगे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट। आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, कंटेंट कम हुआ है, छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रोडक्टरी क्लास आपकी क्लियर है, आपको ये सारी चीजें आती हैं, तो फिर आगे की चीजों को समझना बहुत आसान होगा। तो आई होप सो आप यूनिट्स को, डायमेंशंस को, फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स को, ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग पढ़ेंगे और एक दूसरे में मिक्स नहीं करेंगे। जहां तक रोट मेमोरी की बात है तो 10 मिनट का काम है, बस फॉर्मूले के नाम पे E इक्वल्स टू -d∅/dt, लॉज के नाम पे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, और तीसरा लेंज लॉ, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो 10 मिनट में आपका कंटेंट रिवाइज हो जाता है। बाकी समझने के लिए जितना टाइम मैंने स्पेंड किया है, हो सकता है इससे भी ज्यादा आपको लग जाए।
अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, इसके बेसिस पे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आगे कोई क्वेश्चन आ जाए करंट का, तो वो करंट वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान होता है। कैसे कर सकते हैं समझिए। मान लीजिए ये आपके पास में कोई ओपन लूप है, यहां से आप मैग्नेट को ले जा रहे हैं बाहर या अंदर, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपने लिखा E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। अब मान लीजिए यहां पे आपने कोई रेसिस्टेंस वायर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, ये सपोज इसमें रेसिस्टेंस वायर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसका अपना, पूरे सर्किट का अपना कोई रेसिस्टेंस है, सपोज R है। तो ऐसी स्थिति में अब जो करंट होगी, करंट क्या होती है, E/R होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का d∅/dt इंटू R। बस आपने रेसिस्टेंस से डिवाइड करना है तो आपको इंड्यूस करंट यहां पे आ जाएगी। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है कि हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में आपसे करंट पूछी जाए और आप जो वहां पे कहो कि सर ने तो करंट बताया ही नहीं, तो आपके क्वेश्चन अब नहीं रुकेंगे। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अब आपको सेकंड एग्जांपल तो मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा बेटा। ये d∅/dt है, तो आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद में t की वैल्यू 2 सेकंड और रेसिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम डाल करके ईएमएफ ऑफ करंट निकाल दोगे। नहीं निकलेगा तो मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मेरे से डिस्कस करोगे। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको ये सारे के सारे करने हैं। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशनल ईएमएफ शुरू करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास को यहीं डिस्कस करते हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, एमसीक्यू वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस भी उठा लेंगे और वो क्वेश्चंस भी लगा के देख लीजिए। थैंक यू।